हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि फोर्थ सेमेस्टर के एसओएल के, एनसीवैप के या फिर रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और वो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के एग्जाम्स की ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो आप सभी के एग्जाम में आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे यथार्थवाद की उत्पत्ति के बारे में, यथार्थवादी उत्पत्ति सिद्धांत के बारे में। ये क्वेश्चन आप सभी की फर्स्ट यूनिट से ही पूछा गया है और ये काफ़ी बड़ा यूनिट है, तो इसको मैं आप लोगों को ब्रीफली एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आप सभी के एग्जाम में कुछ तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि यथार्थवाद क्या है, क्लासिकल यथार्थवाद क्या है, या फिर आप सभी से राजनीतिक यथार्थवाद पूछा जाए, तो तीनों चीज़ें एक चीज़ है। लेकिन इसके आगे नव यथार्थवाद लग जाए तो वो अलग है, उसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि राजनीतिक यथार्थवाद को प्राचीन काल से ही कई ऐसे विद्वान रहे जिन्होंने अपने अपने सिरे से, अपने अपने ढंग से राजनीतिक यथार्थवाद को या नॉर्मल यथार्थवाद या क्लासिकल यथार्थवाद हम कह लें, इन सबको एक्सप्लेन किया है। जिसमें आप देखेंगे संजू यानी सुनजी भी कई जगह चाइना के ये जो लेखक थे इनके द्वारा लिखा जाता है। इसके अलावा चाणक्य, थ्यूसिडाइडस, मैकियावेली, हॉब्स, इन सभी ने राजनीतिक यथार्थवाद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब हम बात करेंगे कि विभिन्न विद्वानों ने कौन कौन सी बुक्स लिखी अपनी और उसमें क्या राजनीतिक यथार्थवाद के बारे में बताया है या फिर नॉर्मली यथार्थवाद के बारे में बताया है। तो यथार्थवादी सिद्धांत कोई आज का सिद्धांत नहीं है, ये लगभग आज से 2000 वर्ष पुराना है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में एक महत्वपूर्ण क्या रहा है, उपागम रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें यथार्थवाद या फिर राजनीतिक यथार्थवाद के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों को हमने समावेश किया है जो कि निम्नलिखित रूप से है और उन्होंने अपनी अपनी रचनाओं के आधार पर क्या किया है कि यथार्थवाद को एक्सप्लेन किया है। जैसे चीनी यात्री है, अब यहाँ पर देखेंगे चीनी विद्वान है जिनका नाम है सुनजी और ये क्या है, युद्ध नीतिज्ञ है। युद्ध नीतिज्ञ उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द आर्ट ऑफ वॉर। क्या लिखता है बुक का नाम? द आर्ट ऑफ वॉर। इसका मतलब होता है कि भाई युद्ध की एक कला, इसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी। इसके अंदर इन्होंने यथार्थवाद को समझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा अगले विद्वान है भारतीय जो प्रमुख राजनेता और राजनीतिक चिंतन चाणक्य जी। इन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी जिस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। इस पुस्तक में इन्होंने यथार्थवाद को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इसके अलावा पुराने ग्रीक विद्वान है जिनका नाम है थ्यूसिडाइडस। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पेलोपोनेशिया। इस वॉर के अंदर इन्होंने यथार्थवाद का चित्रण किया है। इसके अलावा हॉब्स है, हॉब्स की भी एक कृति है या बुक है जिसका नाम है लेवाथन। लेवाथन में इन्होंने यथार्थवाद का बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने की इन्होंने कोशिश करी है। अब हम बात करेंगे उदाहरण के लिए यथार्थवाद के वो मुख्य 4 मान्यता जो कि थ्यूसिडाइडस जो सबसे पहले विद्वान थे जिन्होंने पेलोपोनेशिया युद्ध के वर्णन के रूप में यथार्थवाद को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो इन्होंने 4 ऐसी विशेषता बताई है यथार्थवाद की। सबसे पहली कि भाई राजनीति एवं युद्ध जो है वो राज्य का एक राज्य जो है वही करता है, राज्य ही करने वाला है युद्ध। आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है। सेकंड चीज़ को है, फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का है कि भाई राजनीति फर्स्ट पॉइंट आप सभी के लिए ये है कि भाई राजनीति एवं युद्ध प्रमुख करता राज्य, यानी राज्य ही एक ऐसी संस्था है जो युद्ध को और राजनीति को करती है। सेकंड पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना है कि राज्य एक ऐसी इकाई है जो कि बार बार युद्ध आरंभ करने का निर्णय लेने के बाद में एक ही सुर में बोलती है। जैसे अभी वर्तमान समय में आप देख रहे हो रशिया ने क्या किया है, यूक्रेन पे हमला कर दिया है। और रशिया ने जब यूक्रेन पे हमला किया है तो आज पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट में, पूरी दुनिया उस पर प्रतिबंध लगा रही है, परंतु आज फिर भी वो एक सुर में एक ही बात बोलता है कि हमें क्या करना है, हमें पूरी तरीके से यूक्रेन को नष्ट करना है, ध्वस्त करना है। इसके अलावा राज्यों के नाम पर निर्णय लेने वाली एक समझदार तार्किक मनुष्य को क्या कहा जाता है कि भैया मनुष्य ही ऐसे प्राणी है जो कि राज्य को चलाते हैं। राज्य का मतलब सरकार है और ये कुछ तार्किक प्राणी होते हैं, वही पूरे के पूरे राज्य को चलाते हैं। क्योंकि मूल्यतः एक समझदार प्राणी होने के नाते जो भी मनुष्य निर्णय लेता है वो सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है और मनुष्य सबसे ज़्यादा क्या है, तर्कशील प्राणी माना जाता है। चौथी अगर हम बात करें तो भाई राज्य का उद्देश्य है भाई देश के आंतरिक रह रहे लोगों को एक तो विदेशी आक्रमण से सुरक्षित करे, दूसरा घरेलू जो दुश्मन है उससे भी लोगों को सुरक्षित रखे। इसके अलावा मैकियावेली
एक बहुत बड़े विद्वान थे, मैंने आपको बताया कि भाई इन्होंने अपनी बुक में भी यथार्थवाद को एक्सप्लेन किया है। इन्होंने शासक मूल के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है कि वो धार्मिक और नैतिक आचरण की परवाह करे बगैर उन्हें शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करना चाहिए। यानी एक जो भी राजा है या जो भी शासक है, चाहे वो किसी भी रूप से हो, उसका एक ही कर्तव्य है, वो धर्म का पालन करे ना करे, परंतु उसे अपने राज्य की सुरक्षा सर्व ऊपर रखनी होगी। अगर आप अपने देश की सुरक्षा करते रहेंगे, अपने देश को सुरक्षित रखेंगे, तो आपका देश पे कोई भी आक्रमण नहीं करेगा। इसके अलावा जो हॉब्स हैं, उनका विचार है कि जिस तरह प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक मनुष्य का उद्देश्य क्या होता था, अपने आप को संरक्षण करना होता था। वो दूसरे जानवरों का शिकार अपनी भूख मिटाने के लिए तो करता ही करता था, लेकिन साथ ही साथ दूसरों जानवरों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भी करता था। ठीक उसी तरीके के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी अंतर्राष्ट्रीय जगत क्या है, अराजकपूर्ण है। अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बारी ऐसे दो देश हमें युद्ध लड़ते हुए दिख जाते हैं जिसका युद्ध से कोई लाभ नहीं मिलने वाला, दोनों को पता है, परंतु फिर भी अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने आप की शक्ति को हमें इंक्रीज करना होगा। इसी के साथ उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में राज्य का यही उद्देश्य होता है। इसके अलावा हॉब्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे क्या बताया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर को एक अराजकपूर्ण बताया है और इस स्थिति का चित्रण भी किया है। राज्य का केवल एक ही मापदंड है कि वह अपने हथियारों की नोक पर दुश्मन को अपनी आंख से आंख गड़ाए रखे। यानी हथियार तो बढ़ाए लेकिन अपने जो भी दुश्मन है उस पर आंख गड़ा के रखे कि वो क्या कर रहा है, उसकी गतिविधियों पर कंट्रोल करे। अगर वो उसकी गतिविधियों पर कंट्रोल नहीं करेगा तो एकदम से कभी भी आपका पड़ोसी देश, आपका दुश्मन, जिससे भी आपको खतरा है, वो आप पर कभी भी हमला कर सकता है। यथार्थवादी उपागम का योगदान अगर देखें, इसमें और भी कुछ विद्वान है, जैसे आपका कॉर्नेडल रिचलू, इनके द्वारा भी इन्होंने क्या किया था 16 से 18 से, इसके बारे में वैसे मैं एक्सप्लेन करके अलग से भी टॉपिक में बताऊंगा, पर इन शॉर्ट में समझ लीजिए 1618 से लेकर आपका 1648 तक 30 वर्षीय युद्ध चला था और इस युद्ध को इन्होंने उचित बताया था। इन्होंने क्या था कि राज्य का तर्क देके इस वाक्य को गढ़ा था इन्होंने, और इन्होंने कहा था कि भैया राज्य जो है वो अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को हमेशा इंक्रीज करे। उसके पीछे उन्होंने रीज़न भी दिया था कि भाई राज्य को ये ज़रूरी है कि अगर वो कभी भी अगर अपने आप को सुरक्षित नहीं रखेगा, अगर अपने हथियारों की होड़ को नहीं बढ़ाएगा, तो वो क्या होगा, वो उसका हित जो होगा उसमें नहीं होगा, दूसरे देश उस पर हमला कर देंगे और ऐसी स्थिति में आप हो सकता है कि आपकी कोई दूसरा देश मदद भी ना करे। और ऐसी परिस्थिति में आप सभी के लिए राष्ट्रहित यही होगा कि आप क्या करें, अपने जो भी मिलिटेंस है, अपनी जो भी अपनी पावर है उसको इंक्रीज करते रहे। तो यथार्थवाद की जो भी विद्वान है वो मेनली आप लोगों के लिए क्या करता है, वो कहता है कि आप लोगों को अपना स्वहित पहचानना होगा, राष्ट्रहित पहचानना होगा, आपका नेशन इंटरेस्ट जो है वो आपको पहचानना होगा और ऐसे देशों के साथ ही आपको अपने संबंध स्थापित करने हैं जो आप पे कभी कब्जा ना कर ले, ना ही अपनी नीतियों को वो आपसे लागू करवाने लगे, ऐसा भी ना हो। तो आप लोग ऐसे देशों से संबंध बनाए जो कि आप स्वतंत्र रूप से ना केवल अपने निर्णय ले सकें बल्कि अच्छे तरीके से अपने देश को विकासात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ा सकें। इसके अलावा एक जर्मनी तानाशाह थे जिनका नाम था बिस्मार्क, इन्होंने ही वास्तविक राजनीति यानी रियल पॉलिटिक की धारणा का विकास किया। अब यहाँ ये मत सोचना कि ये के लिखा है तो गलत है, सी आता है पॉलिटिक में, यहाँ पर के ही आएगा, ध्यान रखना है आप लोगों को। कुछ चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से लिखेंगे, स्पेलिंग पॉलिटिकल की सी से ही आती है लेकिन आपको के ही लिखना है क्योंकि उन्होंने रियल पॉलिटिक की जो अपनी जो भी रचना करी थी उसमें के लिखा था, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से ये आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्शन था कि भाई यथार्थवाद का एक धारणा क्या है। अब ये चल ही रहा है, ये कम से कम इस यथार्थवाद से रिलेट करते हुए यथार्थवाद की यूनिट से आप लोगों को मैं 7 से 8+ वीडियोस दूंगा जो कि आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में भी नहीं मिलती। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो जैसे ही आप लोगों के लिए आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस तरीके से हमें अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने कोई भी डाउट को हमें इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे स्टडी चैनल के ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जल्द से जल्द उसको ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि अगली वीडियो का जब भी नोटिफिकेशन आप सभी के लिए आए तो वो मिल जाए। इसके अलावा हमने आप सभी के लिए जो फर्स्ट यूनिट है आप लोगों की जो मैं करवाई रहा हूँ उस यूनिट के अंदर मैंने आप लोगों को जो आदर्शवाद और साथ ही साथ यथार्थवाद है उसमें क्या डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है अगर आप लोगों को वहाँ से भी नहीं मिलता, या इसके अलावा आप कमेंट के माध्यम से हमसे उस वीडियो के बारे में
जो भी जानकारी चाहिए मांग सकते हैं, लिंक नहीं मिल रहा हो तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।